हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? तो मुझे तो यही उम्मीद है कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, सब स्वस्थ होंगे। राइट, टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई रियली होप कि सभी जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। और जल्दी नीट जो है वो होने वाला है, कि अगस्त में जो है वो आपका नीट होने वाला है। तो उसी के लिए हमने जो ये महा रिवीजन कोर्स शुरू किया है, तो आई रियली होप कि सभी को इससे फायदा हो रहा होगा। एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक आपके क्लियर नहीं थे, तो वो सब क्लियर हो रहे होंगे। राइट, तो उसी कोर्स की कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में 2-3 क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है जब वो इधर उधर की चीजों पे चले जाते हैं। बट आई थिंक आपको मोस्टली एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, और एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे तो चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, आसान चैप्टर है, सिंपल सिंपल सी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी होती है। राइट, तो चलो फिर हम शुरुआत करते हैं एक और चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, एंड वी कैन डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, the given figure below shows the conversion of a substrate into the product by an enzyme in which one of the four options, the components of a reaction labeled as A, B, C and D, they are identified correctly. तो आपको यहाँ पे करेक्ट मैच जो है वो फाइंड आउट करना है। आपके एंजाइम टॉपिक का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ जो है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है इस तरह का। तो देखो, एंजाइम्स का जो बेसिक फंक्शन होता है, एंजाइम्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। अब किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। नाउ व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? जब भी हम किसी रिएक्शन को शुरू करते हैं, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उसे हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है और उसके बाद वो रिएक्शन आगे प्रोग्रेस करती है। तो इनिशियली जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी, थोड़ी सी एनर्जी देनी है, तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो पहले कोई एक रिएक्शन है, वो किस तरह से हो रही है, लाइक दिस, कि ये एक सबस्ट्रेट है, उसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ऑन दिस वाई एक्सिस वी हैव पोटेंशियल एनर्जी and on the x axis we have progression of reaction. Here we have progression of reaction. तो पहले सबस्ट्रेट के पास में अपनी कुछ एनर्जी है, अब हमें कुछ एनर्जी देनी है और उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने कुछ एनर्जी दी जिसे हमने क्या नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो वहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट बनी है उसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। थोड़े टाइम के लिए बनती है और इमीडिएटली इस स्टेट से फर्दर क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबस्ट्रेट को आपने कितनी एनर्जी दी, सबस्ट्रेट को आपने कितनी एनर्जी दी, इनिशियली आपने इतनी एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी दी है, और इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर उसके बाद में वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे कम कर देते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये रिएक्शन किस तरह से प्रोग्रेस होगी, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट, फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, दिस मच, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। जो पहले वाली थी वो कैसी थी, विदाउट एंजाइम। पहले वाली जो थी वो कैसी थी, विदाउट एंजाइम, और जो सेकंड वाली है वो कैसी है, विद एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है।
तो अब देखते हैं कि जो लेबलिंग की हुई है वो क्या है यहाँ पे। बेसिकली बी, व्हाट इज बी? बी इज द पोटेंशियल एनर्जी, बी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ कुछ भी हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट या प्रोडक्ट, आपको देख लोगे, राइट। व्हाट इज ए? ए इज द ट्रांजिशन स्टेट। ए क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सी क्या है? सी क्या है? आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एंड व्हाट इज डी? जो कि कम है, वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, विद एंजाइम। अगर आप यहाँ पे मैच करोगे इन सब चीजों को तो ए इज ट्रांजिशन स्टेट, बी इज पोटेंशियल एनर्जी, सी इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड डी इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो देखते हैं व्हाट इज ए। ए इज पोटेंशियल, ए इज ट्रांजिशन स्टेट, ए इज ट्रांजिशन स्टेट। तो ये नहीं हो सकता, ट्रांजिशन स्टेट ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमें पता चल गया सेकंड ऑप्शन होगा, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। व्हाट इज बी? बी इज पोटेंशियल एनर्जी, बी इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज सी? सी इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एंड व्हाट इज डी? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, राइट। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है? तो आप देख के बता सकते हो, सबस्ट्रेट की कम है, ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा है, कुछ एनर्जी दी है तो ज्यादा ही होगी डेफिनेटली। सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पे गिवन ग्राफ में देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ट्रांजिशन स्टेट के पास है। तो ट्रांजिशनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है। तो मैं बोल सकता हूं ट्रांजिशन स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट। और ये भी हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी एनर्जी पे। अगर एनर्जी लेवल ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। यू कैन डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। The curve given below show enzymatic activity with relation to three condition: pH, temperature, substrate concentration। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? pH के लिए है, टेम्परेचर के लिए है या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए? हमें पता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है पीएच। पीएच का ग्राफ जो है वो कैसा होता है? पीएच का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पहले जब आप पीएच इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, फिर इसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपकी ऑप्टिमम पीएच होगी जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी, और उसके बाद अगर आप पीएच इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो इनिशियली जब आप पीएच इंक्रीज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, और उसके बाद में ऑप्टिमम पीएच के बाद वो कम हो जाती है। सेकंड फैक्टर अगर आप देखोगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या होता है? सेम ग्राफ होता है ऑलमोस्ट आपका, राइट। यहाँ पे आपका टेम्परेचर आएगा और यहाँ पे आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ग्राफ सेम आता है। इनिशियली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंजाइम्स का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। थर्ड फैक्टर इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो है वो हमारा कैसा आता है? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का आता है, और फिर उसके बाद जब सारे के सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं वो साइट ऑक्यूपाई हो जाती है। जितनी भी एक्टिव साइट है हर एक के ऊपर आपका सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, तो अगर हर एक साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, अब उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी।
तो इस तरह का जो ग्राफ आता है वो किसके लिए आता है, आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए आता है। तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो नहीं हो सकता है, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये तो आपका डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। एक्स एक्सिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नो, एक्स एक्सिस पे या तो पीएच होगा या टेम्परेचर होगा, तो ये भी आपका गलत है। हाँ, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो सकता है, तो वाई एक्सिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा थर्ड ऑप्शन, राइट। आप चाहो तो एक और यहाँ पे फैक्टर याद रख सकते हो, दैट इज योर एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो अब ज्यादा एंजाइम होंगे, डेफिनेटली वो ज्यादा रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, और उस केस में आपको जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे एंजाइम कंसंट्रेशन एंड हियर यू हैव रेट ऑफ रिएक्शन, हियर यू हैव रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह का ग्राफ आपको एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए भी मिल सकता है, तो आप ये चीजें यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम जो होते हैं उनमें अलग अलग तरह के साइट्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक साइट होता है कौन सा, एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इसकी ये जो साइट है यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। तो देखो ये आपका इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है। देखो अगर हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करें, अगर हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करें तो बेसिकली थ्री टाइप्स, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, इररिवर्सिबल, और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। इसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल में क्या होता है कि ये आपका एंजाइम है, मान लो ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यहाँ पे ज्वाइन होता है और प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। मान लो एक और मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अब आप देखोगे कि इसकी जो एक्टिव साइट है, इसकी ये वाली जो शेप है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये यहाँ पे बाइंड तो हो सकता है, बट इसके जो इंटरनल बॉन्ड्स होंगे वो तो अलग होंगे, इसकी जो बाकी की स्ट्रक्चर है वो तो अलग है, एक पार्ट सेम है बट बाकी की स्ट्रक्चर अलग है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग। देखो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट एनालॉग भी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, बट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, बट सबस्ट्रेट एनालॉग से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कुछ एंजाइम है, उसमें कुछ सबस्ट्रेट है, राइट। अब आपने वहां पे कुछ सबस्ट्रेट एनालॉग भी डाल दिए। पहले क्या हो रहा था, हर एक एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा था, बट अब कुछ एंजाइम पे सबस्ट्रेट एनालॉग बाइंड करेंगे, और सबस्ट्रेट एनालॉग से कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा, एंजाइम कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, कुछ एंजाइम कुछ प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, बाकी के एंजाइम प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाती है, सारे एंजाइम बिल्कुल खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एनालॉग दोनों कहां पर बाइंड कर रहे हैं, एक्टिव साइट पर, दोनों में कंपटीशन चल रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए। तो सबस्ट्रेट एनालॉग की वजह से जो इनहिबिशन होता है वो कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। अब नेक्स्ट थिंग देखो, सबस्ट्रेट एनालॉग यहाँ पे जो बाइंड कर रहे हैं वो परमानेंट बाइंड नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं तो यहाँ से हट भी सकते हैं। अब देखो दो चीजों में कंपटीशन हो रहा है, सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट एनालॉग में। जब दोनों में कंपटीशन हो रहा है तो जो ज्यादा होगा वो ज्यादा बाइंड करेगा, जो कम होगा वो कम बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ज्यादा होगी, सबस्ट्रेट एनालॉग अगर ज्यादा होगा तो एनालॉग की बाइंडिंग ज्यादा होगी। अब एनालॉग बाइंड कर रहा था, आपने क्या किया, वहां पे बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल दिया,
आपने वहां पे उसी सॉल्यूशन में बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल दिया। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया, उसने सबस्ट्रेट एनालॉग को हटा दिया, उसने सबस्ट्रेट एनालॉग को हटा दिया। और जब सबस्ट्रेट एनालॉग हट गया तो वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, जैसे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ प्रोडक्ट बनने लग गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम का इनिबिशन हुआ वो रिवर्सिबल हुआ। ऐसा नहीं है कि एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ी, उससे क्या हुआ, सबस्ट्रेट एनालॉग तो वहां से हट गया और वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, फिर से प्रोडक्ट बनने लगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कैसा है, रिवर्सिबल इनिबिशन है बेसिकली। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसमें जो इनिबिशन हुआ है वो कैसा हुआ है, रिवर्सिबल हुआ है। तो अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से बढ़ जाती है, एंजाइम जो होते हैं वो दोबारा से काम करने लगते हैं। जो एंजाइम पहले काम नहीं कर रहा था सबस्ट्रेट एनालॉग की वजह से, सबस्ट्रेट ऐड करने से वो दोबारा से काम करने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट, इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट और इसका सबस्ट्रेट एनालॉग होता है मेलोनेट। मेलोनेट जो है वो क्या करता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनिबिट करता है। अगर आप सक्सिनेट डालोगे तो वो इनिबिशन कम हो जाता है, इनिबिशन कम हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट, सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। बिल्कुल गलत है। अगर हम सक्सिनेट ऐड करते हैं तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का जो इनिबिशन हुआ है वो रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, दोबारा काम करने लगता है। क्यों, क्योंकि सक्सिनेट और मेलोनेट दोनों में कंपटीशन चल रहा है, जो ज्यादा होगा वो बाइंड करेगा, जो कम होगा उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो जैसे ही सक्सिनेट ऐड करोगे तो वो बाइंड करेगा, बाइंड करेगा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हम कह सकते हैं एंजाइम इनिबिट नहीं है। तो इनिबिशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट रिवर्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये इनका जो इनिबिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट एनालॉग है। सबस्ट्रेट एनालॉग जो होते हैं वो कैसे इनिबिट करते हैं, बाय कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप, नॉन कॉम्पिटिटिव इररिवर्सिबल इनिबिशन। देखो अगर कुछ नहीं कहा गया है, अगर कुछ नहीं कहा गया है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में कौन सा, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, तो आप इररिवर्सिबल मान लेना। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप इररिवर्सिबल मान लेना। स्पेसिफाई किया है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मतलब इररिवर्सिबल रिवर्सिबल, कुछ नहीं कहा है। देखो इसे हम बोल रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब इनिबिटर में और सबस्ट्रेट में देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, दोनों में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये आपका एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहां पे कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जो इनिबिटर मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, जो इनिबिटर मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, वो कहीं और कर सकता है। देखो अगर एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो फिर से कंपटीशन होने लगेगा, तो उसे हम नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं बोल सकते। अगर इनिबिटर भी एक्टिव साइट पे बाइंड करे, सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पे बाइंड करे, फिर तो ये क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। बट यहां तो हम बात कर रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की, इसलिए यहाँ पे जो इनिबिटर होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, वो कहीं और बाइंड कर सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट व्हिच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कहां पे होती है, एक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग कहां पर होती है, एक्टिव साइट पे, और इनिबिटर की कहीं और, डिस्टिंक्ट मतलब कहीं और अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग साइट होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलो इनिबिशन के बारे में और हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, which of the following is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of the protein? देखो प्रोटीन के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, चार मेन कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो केमिस्ट होते हैं वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपके फिजिसिस्ट होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट बायोलॉजिस्ट जो है वो फोर डायमेंशनल, मतलब
आपके 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कि एक अमाइनो एसिड है, दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, ऐसे थर्ड अमाइनो एसिड होगा, फोर्थ अमाइनो एसिड होगा, मतलब दे दीजिए चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इसका जो राइट साइड का टर्मिनल होता है वो होता है आपका सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है, तो इसलिए इसे हम बोल देते हैं एन टर्मिनल और अमाइनो टर्मिनल। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर आपको अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आपको कौन से बॉन्ड मिलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। दो तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है, या तो अल्फा हेलिक्स है, या तो अल्फा हेलिक्स है, इसके अंदर विद इन दिस हेलिक्स, विद इन दिस पेप्टाइड चेन यू विल फाइंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या हो सकता है कि इस तरह की जिगजैग स्ट्रक्चर हो सकती है, दूसरी जिगजैग स्ट्रक्चर हो सकती है, और इन दोनों के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। पहले वाले में एक ही पेप्टाइड चेन के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे वाले में दो अलग अलग पेप्टाइड चेन के बीच में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये होती है आपका अल्फा हेलिक्स और ये होती है आपकी बीटा प्लेटेड शीट। और दोनों जो है वो कैसे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसका एक एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आ जाता है केराटिन प्रोटीन, इसके एग्जांपल में आ जाता है केराटिन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन। ये जो है ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है उसमें आपका क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर आपकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वुलन बॉल लाइक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, वुलन बॉल लाइक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस, इस तरह से वुलन बॉल लाइक। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? देखो एक तो आपको यहां पे मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड, वो तो सभी प्रोटीन्स में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिटवीन 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड you will find the disulfide bond, you will find the disulfide bond. Apart from that you will find the ionic bonds, you will find the ionic bonds की जो आपका ये वाला N टर्मिनल पे NH2 ग्रुप होगा और यहाँ पे COH ग्रुप होगा, ये आयोनाइज हो जाते हैं और ये फॉर्म कर लेते हैं NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोल देंगे? आयोनिक बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। Apart from that, you will find the hydrophobic interactions, hydrophobic bond, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर कोई दो आर ग्रुप है, दोनों हाइड्रोफोबिक है, तो दोनों में एक अट्रैक्शन होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये सारे इंटरेक्शन जो है वो आपको किसमें मिलते हैं? 3D कॉन्फ़िगरेशन में, टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम क्वाटरनरी की बात करें, अगर हम क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन्स आपस में ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं? जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोटीन आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? क्वाटरनरी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एक ग्लोबिन प्रोटीन, दूसरे ग्लोबिन प्रोटीन, थर्ड ग्लोबिन प्रोटीन एंड फोर्थ ग्लोबिन प्रोटीन, 4 ग्लोबिन प्रोटीन है। जनरली जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा ग्लोबिन होते हैं। तो एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? ये आपस में टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन है, इनका टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन है। सारे मिलके क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए इनमें आपस में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, इनमें आपस में कुछ बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं? एक यहाँ पे बॉन्ड हो सकता है आपका आयोनिक बॉन्ड्स, यहां पे आपका बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे आपका बॉन्ड हो सकता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यहां पे आपका बॉन्ड हो सकता है कौन सा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अगर हम इंसुलिन की बात करें
अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की एक चेन है, दूसरी चेन है, दो अलग अलग चेन है। इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपस में कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इंसुलिन का जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। हीमोग्लोबिन का जो क्वाटर्नरी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये सब हो सकते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं, देखते हैं। Which of the following is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of the protein? थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा, सबसे कम चांसेस होंगे? तो ये वाले देखने आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ईस्टर बॉन्ड, ईस्ट्रोजन बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड्स दे आर फाउंड इन लिपिड्स, दे आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आई होप ये जो पॉइंट है ये सबको समझ आए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following biomolecule does have a phosphodiester bond? phosphodiester bond किसमें होता है? तो चलो यहाँ पे हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इस चैप्टर में आ रहे हैं मेनली उनके बॉन्ड्स की बात करते हैं, उनमें आपको कौन कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं? यहाँ आपको मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल माल्टोज, कौन सा बॉन्ड मिलेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकंड सेल्यूलोज, कौन सा बॉन्ड मिलेगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात करें अगर हम स्टार्च की तो कौन सा बॉन्ड मिलता है? अल्फा 1,4 भी मिलता है, अल्फा 1,6 भी मिलता है। बात करें अगर हम ग्लाइकोजन की तो अगेन अल्फा 1,4 भी मिलता है और अल्फा 1,6 भी मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स में आपको कौन से बॉन्ड मिलते हैं? वहां पे आपको मिलते हैं ईस्टर बॉन्ड। किसमें मिलता है? ईस्टर बॉन्ड लिपिड्स में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में मेनली बिटवीन द अमाइनो एसिड्स यू विल फाइंड विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये भी आपको पता है, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में भी। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की तो देखो न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे पहले जब न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन होता है, जब न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन होता है मतलब क्या? किससे? पेंटोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर कोई भी हो सकती है डीएनए आरएनए के अकॉर्डिंग, एंड नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन पायरिमिडीन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या आप सिंपली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? तीन चीजें होती हैं सॉरी। एक होता है पेंटोज शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो इन दोनों के बीच तो कौन सा बॉन्ड है? अभी हमने बात की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच यहां पर होता है एज पर एनसीईआरटी यू विल कॉल इट ईस्टर बॉन्ड। अगर वो ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन कॉल इट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी आप, सॉरी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नॉट डाइस्टर, आप इसे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी ईस्टर बॉन्ड को, अगर नहीं है तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलोगे, राइट। नेक्स्ट बच गया आपका न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द न्यूक्लिक एसिड। कोई भी हो सकता है, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स यू विल फाइंड द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। एक ही न्यूक्लियोटाइड में यू विल फाइंड द ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉस्फोईस्टर है और ये फॉस्फोडाइईस्टर है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में आपको मिलेगा डाइईस्टर, एक ही न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा ईस्टर और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लिपिड्स ईस्टर बॉन्ड, प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड,
न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड ग्लाइकोसिडिक एंड ईस्टर बॉन्ड, एंड न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। देखते हैं कहां पे आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, इन एन न्यूक्लियोटाइड, तो ठीक है। फैटी एसिड्स इन डाइग्लिसराइड, नहीं, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड मिलना चाहिए। मोनोसेकेराइड इन पॉलीसेकेराइड, यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। You can discuss the next question, question number 6. Which one of the following statement is incorrect? Is incorrect. देखते हैं अगेन एंजाइम इनिबिशन पे क्वेश्चन है। देखो एंजाइम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल वहां से पूछे जाते हैं। देखते हैं केएम कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले इस ऑप्शन में हमें एक वर्ड दिख रहा है कई जगह केएम, तो पहले केएम क्या होता है वो एक बार थोड़ा सा समझ लो। देखो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और यहाँ पर है आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर है आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ग्राफ कैसा आता है, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज वी मैक्सिमम। वही रेट ऑफ रिएक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि ऑल द एंजाइम्स दे आर सैचुरेटेड, देयर एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड, दे आर ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट है तो ये जो है आपकी वी मैक्सिमम है। इसका हाफ ये है वी मैक्सिमम बाई 2। वी मैक्सिमम बाई 2 के लिए जितना सबस्ट्रेट चाहिए उसे हम बोलते हैं केएम। वी मैक्सिमम बाई 2 के लिए जितना सबस्ट्रेट चाहिए उसे हम बोलते हैं केएम, राइट। तो आपको याद रखना है केएम जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, एफिनिटी को। केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी अट्रैक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। देखो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एफिनिटी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो दोनों पास में आएंगे, दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अगर एफिनिटी कम होगी तो प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट अगर नहीं बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो अगर एफिनिटी ज्यादा होती है, एफिनिटी अगर ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है। सॉरी, एफिनिटी अगर ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Km is inversely proportional to affinity, तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं Km is inversely proportional to rate of reaction। भाई Km अगर एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनिबिशन में क्या होता है। अगर आप सबसे पहले देखोगे कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन, तो यहाँ पे इनिबिशन जो है वो रिवर्सिबल है। इनिबिशन जो है वो रिवर्सिबल है, कोई भी एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम कुछ देर के लिए इनिबिट होता है, सबस्ट्रेट ऐड करते हो, वापस एंजाइम काम करने लगता है। मान लो कोई एक रिएक्शन थी, वो इस तरह से प्रोग्रेस हो रही थी कि आपको इतने सबस्ट्रेट पे, जब सबस्ट्रेट इतने थे तो आपको वी मैक्सिमम मिल रही थी, ठीक है, वी मैक्सिमम मिल रही थी। अब आपने इनिबिटर डाला, इनिबिटर डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन एक बार के लिए कम हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन एक बार के लिए कम होगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो सबस्ट्रेट एनालॉग है उसने एंजाइम को इनिबिट कर दिया। बट जैसे ही आपने और ज्यादा सबस्ट्रेट डाला तो वो सबस्ट्रेट एनालॉग वहां से हट गया, रिवर्सिबल है, हट गया, एंजाइम दोबारा काम करने लग गया। पहले 50 प्रोडक्ट मिल रहे थे तो अभी भी 50 प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले 100 मिल रहे थे तो अभी भी 100 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट तो पहले जितने मिल रहे थे उतने ही मिलेंगे, वी मैक्सिमम जो है वो तो आपकी सेम रहेगी, बट अब उसके लिए आपको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट ऐड करने पड़ेंगे। पहले आपको इतने सबस्ट्रेट पे वी मैक्सिमम मिल रही थी, अब आपको कुछ ज्यादा सबस्ट्रेट पे वी मैक्सिमम मिलेगी। मींस यू विल अचीव द वी मैक्सिमम, बट उसके लिए अब आपको सबस्ट्रेट ज्यादा चाहिए। देखो जब वी मैक्सिमम सेम है तो वी मैक्सिमम बाई 2 भी सेम रहेगा। वी मैक्सिमम बाई 2 सेम है। देखो पहले Km कितना था, दिस मच, पहले Km कितना था, दिस मच, अभी Km कितना हो गया, दिस मच। Km जो है वो बढ़ गया। जब कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन होता है तो Km इंक्रीज होता है, वी मैक्सिमम कांस्टेंट रहती है, वी मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इररिवर्सिबल इनिबिशन।
यहाँ पे एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा, राइट। पहले अगर 50 प्रोडक्ट मिल रहे थे, 50 एंजाइम थे, 50 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 20 एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गए, 30 एंजाइम बचेंगे, तो मैक्सिमम 30 प्रोडक्ट ही बनेंगे। मैक्सिमम एक टाइम पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 30 प्रोडक्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। आप कितने भी सबस्ट्रेट ऐड कर दो, उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है आपका, समथिंग लाइक दिस, कि पहले आपको 50 प्रोडक्ट मिल रहे थे, पहले वी मैक्सिमम इतनी थी, अब वी मैक्सिमम जो है वो कम हो जाती है, वी मैक्सिमम डैश आप बोल सकते हो इसे, कि इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी मैक्सिमम डिक्रीज होती है। बट अगर आप इसको देखोगे तो पहले वी मैक्सिमम इतना था, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वी मैक्सिमम यहाँ था, तो ये कुछ वी मैक्सिमम बाई 2 होगा, तो ये आपका पुराना वाला Km था, ये आपका पुराना वाला Km था। अब अगर आप देखोगे तो वी मैक्सिमम इतना है, तो ये कहीं वी मैक्सिमम बाई 2 होगा, वी मैक्सिमम डैश बाई 2 होगा, इसका भी जो Km है वो सेम आएगा, इसका भी जो Km है वो सेम आएगा। तो Km जो है वो सेम रहता है, राइट, Km रिमेन्स कांस्टेंट, बट वी मैक्सिमम जो है वो आपका चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। Km अगर सेम है तो एफिनिटी जो है वो भी सेम रहेगी, Km अगर सेम है तो एफिनिटी सेम रहेगी। यहाँ पे Km इंक्रीज हुआ है तो एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगी, एफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम डिक्रीज होती है। लेट्स सी द ऑप्शंस वंस। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, देयर इज डिक्रीज इन Km, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन Km, तो ये तो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो पहला तो गलत है, बाकी देखते हैं। A competitive inhibitor react reversibly with the enzyme that form enzyme inhibitor complex, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम और सबस्ट्रेट एनालॉग का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, व्हाट इज इनहिबिटर, सबस्ट्रेट एनालॉग, उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे ही सबस्ट्रेट बढ़ाते हो सबस्ट्रेट एनालॉग हट जाता है, तो जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, ये भी आपका सही ऑप्शन है, ये भी आपका सही ऑप्शन है। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइमेटिक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो एज सच जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ठीक है, उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। मान लो एक ये एंजाइम है यहाँ पे और यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, राइट, ये एक एंजाइम है और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट एनालॉग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट एनालॉग जुड़ा हुआ है। तो इस सबस्ट्रेट एनालॉग को इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। जहां पे सबस्ट्रेट है वो अपनी रिएक्शन चल रही है, जहां पे सबस्ट्रेट एनालॉग है वहां पे कोई रिएक्शन नहीं चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज सच एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन जो होता है उसका कोई रिलेशन इससे नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। पहला वाला बिल्कुल गलत है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो Km को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन में Km इंक्रीज होता है, वी मैक्सिमम कांस्टेंट रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इररिवर्सिबल में वी मैक्सिमम डिक्रीज होता है, Km कांस्टेंट रहता है, एफिनिटी कांस्टेंट रहती है। और जो थर्ड टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, उसके ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आगे कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in C13 DNA which is double stranded 17% bases were shown to be cytosine, the percentage of other 3 bases expected to be present in the DNA are, सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है उसके कॉन्सेप्ट पे और चार्गाफ रूल के बेसिस पर होता है। डबल हेलिक्स के अंदर क्या होता है, देखो हमें पता है डीएनए में एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये डीएनए की डबल हेलिक्स है, मान लो डबल 2 स्ट्रैंड है। अगर यहाँ पे प्यूरिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। अगर यहाँ पे पायरिमिडीन होगा तो यहाँ क्या होगा, प्यूरिन होगा। यहाँ पे अगर पायरिमिडीन होगा यहाँ पे प्यूरिन होगा, यहाँ पे प्यूरिन है तो यहाँ पे पायरिमिडीन है। एक तरफ प्यूरिन दूसरी तरफ पायरिमिडीन, मैं कह सकता हूँ प्यूरिन
का नंबर पायरिमिडीन के बराबर होता है, पायरिमिडीन के बराबर होता है। बात कर रहे हैं हम डीएनए की, डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन मिलते हैं, एडेनिन प्लस गुआनिन। कौन कौन से पायरिमिडीन मिलते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, नो, थाइमिन। यूरेसिल आरएनए में मिलता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A प्लस जी बाई सी प्लस टी इक्वल टू 1, और यही तो आपका चार का रूल होता है, यही तो आपका चार का रूल होता है। सी हर चीज जो है वो एक एनिमल है, एक आपका यूकैरियोट है, तो यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो चार का रूल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। अब एक चीज और देखो, मैंने आपने जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा एडेनिन जो होता है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, गुआनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। बोल सकता हूं एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। तो एडेनिन का जो नंबर होगा, एडेनिन की जो परसेंटेज होगी वही थाइमिन की होगी। एडेनिन और थाइमिन आपस में बराबर होंगे और गुआनिन साइटोसिन आपस में बराबर होंगे। सिंपल क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, साइटोसिन 17% है, साइटोसिन जो है वो आपके 17% है। अगर साइटोसिन 17% है तो मैं बोल सकता हूँ गुआनिन भी कितने होंगे, 17% होंगे। गुआनिन जो है वो भी कितने हैं, 17% है। गुआनिन कितने हैं, 17% है। अब देखो 17 34% तो हो चुका, 17 टोटल कितना हो गया, 34% तो हो चुका। कितना बच गया, 66%। कितना बच गया, 66%। तो एडेनिन भी 33% होगा, थाइमिन भी 33% होगा। एडेनिन 33% होगा और थाइमिन भी 33% होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 33 प्लस 17 50, 13 प्लस 33 प्लस 17 अगेन 50। तो ऊपर वाला जो है वो भी 50% है, ये दोनों 50% है, और नीचे वाले जो है ये दोनों भी कितने हैं, 50% है। ये भी कितने हैं, 50% है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1। रेशियो कितना आएगा, 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। ऑप्शन अगर मैच करना चाहें तो आप देखोगे यहाँ पे कितना होना चाहिए, गुआनिन 17% होना चाहिए, गुआनिन 8.5% गलत है, 34% गलत है, 17% 17%, ठीक है, ये हो सकता है। एडेनिन जो है वो 33% होना चाहिए, एडेनिन 16.5% रॉन्ग, 33%, और थाइमिन भी 33%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा लास्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप चार्गा रूल से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर्स फ्रॉम कोएंजाइम। अगेन एंजाइम का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एंजाइम्स को अगर हम देखें तो बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक होते हैं सिंपल एंजाइम और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड और होलो एंजाइम और होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो होते हैं इनमें सिर्फ प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट। और जो होलो एंजाइम होते हैं इनमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, इनके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। देखो अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो एक सिंपल एंजाइम है जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। जो होलो एंजाइम इक्वल्स टू प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम and non-protein part is called cofactor. Non-protein part is called cofactor. I can say holoenzyme equals to apoenzyme plus cofactor. Holoenzyme equals to apoenzyme plus cofactor. Apoenzyme is protein. Protein का high temperature पे denaturation होता है. This part is thermolabile. Labile मतलब जिसका breakdown हो जाएगा, जिसका structure change हो जाएगा. Proteins हैं हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं एपोएंजाइम इज थर्मोलेबाइल। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो जनरली थर्मोस्टेबल होते हैं, जनरली थर्मोस्टेबल होते हैं। चलो कोफैक्टर्स को अगर हम देखें तो फर्दर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्दर दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, फर्स्ट इज कोएंजाइम, सेकंड इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड थर्ड इज मेटल एक्टिवेटर और मेटल आयन एक्टिवेटर। कुछ भी बोल सकते हो आप, मेटल एक्टिवेटर और मेटल आयन एक्टिवेटर। देखो जो कोएंजाइम होता है ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है
ये भी ऑर्गेनिक होता है बट नॉन प्रोटीन, ऑर्गेनिक बट नॉन प्रोटीन। और मेटल एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है, मेटल एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है। अब देखो कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों ऑर्गेनिक हो गए, तो फिर कैसे पता चलेगा? ये जो बाइंड होते हैं ये लूजली अटैच्ड होते हैं, थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली अटैच्ड होते हैं, आई कैन से इनका जो अटैचमेंट होता है वो ट्रांजिएंट होता है। एंजाइम है, कोएंजाइम बाइंड करेगा तो एंजाइम काम करेगा, कोएंजाइम हट जाएगा तो एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग होती है टाइट बाइंडिंग, परमानेंट बाइंडिंग। यहाँ पे जो एपो एंजाइम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से हमेशा जुड़ा रहता है। एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से हमेशा टाइटली जुड़ा रहता है, वो अलग अलग नहीं होते, राइट। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कोएंजाइम के अधिकतर से एग्जांपल होते हैं विटामिन्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स दे आर कोएंजाइम ऑफ डिफरेंट एंजाइम। वो जो होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम के कोएंजाइम होते हैं, थोड़ी टाइम के लिए बाइंड करते हैं, हट भी जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर एग्जांपल की बात करें तो हीम ग्रुप, हीम ग्रुप जो है वो कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, इन दोनों एंजाइम का क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम ग्रुप हमेशा कैटालेज से जुड़ा रहता है, पेरोक्सीडेज से जुड़ा रहता है, टाइटली जुड़ा रहता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। नेक्स्ट अगर मेटल आयन एक्टिवेटर की बात करें तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एक दो एग्जांपल, जैसे आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जो मेटल आयन एक्टिवेटर होता है वो होता है जिंक, वो होता है जिंक। एक और आप यहाँ पे याद रख सकते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो मेटल आयन एक्टिवेटर होता है अगेन क्या होता है? जिंक। मोस्ट ऑफ द काइनेज ग्रुप ऑफ एंजाइम उनके जो मेटल आयन एक्टिवेटर होते हैं वो क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयंस। सलाइवरी अमाइलेज जो आपके सलाइवा में होता है, टाइलिन भी बोलते हैं, इसका जो मेटल आयन एक्टिवेटर होता है वो होता है क्लोराइड आयन। चार एग्जांपल याद रखो, बहुत सारे एग्जांपल दिए होते हैं अलग अलग, उसमें चार याद रखोगे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, जिंक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगेन जिंक होता है। काइनेज ग्रुप या बॉटनी में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में पढ़ते ही रहते हो, राइट, तो वहां पे होता है मैग्नीशियम और सलाइवरी अमाइलेज क्लोराइड आयन। तो देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन, मतलब क्या कैरेक्टर है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का है बट वो आपके कोएंजाइम का नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बेसिकली यहाँ पे। कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक होते हैं, ये तो डिफरेंस नहीं है। कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए अटैच्ड होते हैं, ट्रांजिएंटली अटैच्ड होते हैं, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड होते हैं, परमानेंट अटैच्ड होते हैं, हमेशा अटैच ही रहते हैं, अलग होते ही नहीं है बेसिकली, राइट। दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये तो दोनों ही हो सकते हैं, कोफैक्टर तो दोनों ही है, कोएंजाइम भी कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर है, ये तो डिफरेंस नहीं हुआ। दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, मेटल आयन का यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। देन दे मींस प्रोस्थेटिक ग्रुप दे आर टाइटली बाउंड टू द कोएंजाइम, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड होता है, राइट, और आपके जो कोएंजाइम होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, तो ये सही है। Their association with epo enzyme is transient? No, transient नहीं होते, permanently attached होते हैं, tightly attached होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीएन रामाचंद्रन राव और सीएनआर राव भी बोल सकते हैं हम। ये जो साइंटिस्ट है आपके जो एनसीईआरटी का सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है उससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल सेल बायोलॉजी दोनों से रिलेटेड, और उसी जनरल इंट्रोडक्शन में उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट की बात की हुई है। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने मेनली कोलेजन प्रोटीन पे काम किया था, कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, जो है वो कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था जिसे हमने नाम दिया रामाचंद्रन प्लॉट, जिसे हमने नाम दिया था क्या? रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के लिए होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं क्लासेज में भी बोलता रहता हूँ कि हमेशा आपको चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन नीट में आया था, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उससे पहले भी इस तरह की इंट्रोडक्शन दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहले भी इस तरह की
इंट्रोडक्शन जो है वो दिया हुआ है अल्फोंसो फोर्टाई वगैरह के बारे में, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन, कि प्लांट स्टोरेज ऑर्गन होते हैं उनमें स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड होता है। Which of the following 5 properties of a starch make it useful as storage material? कि स्टार्च स्टोर होता है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टोर होने में हेल्प करते हैं, जो स्टोर होने में हेल्प करते हैं, देखते हैं। इजीली ट्रांसलोकेटेड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। बट हमें तो स्टोर करना है ना सेल के अंदर, हमें तो स्टोर करना है, हमें कहीं लेके नहीं जाना है इधर उधर, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ट्रांसलोकेबल हो या नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो स्टोर करना है, सेल के अंदर रखना है। तो ये जो ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी उसमें हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट, केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब देखो कि यहाँ पे कोई एक केमिकल है जो स्टोर हो रहा है, बट ये केमिकली एक्टिव है, ये बार बार किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली रिएक्शन करता रहेगा, इसका ब्रेकडाउन होता रहेगा, बनता रहेगा, एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी। तो ये जो है प्लांट सेल के लिए फायदेमंद नहीं है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है लगातार, तो ये एक नुकसानदायक बात है। तो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भी केमिकल स्टोर हो रहा है उसको केमिकली नॉन रिएक्टिव होना पड़ेगा, मतलब वो फालतू रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। देन इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल। अब भाई प्लांट को स्टोर करना है, एनिमल के लिए वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डाइजेस्टेबल है या नहीं है, उससे प्लांट को क्या लेना देना, राइट। तो फिर ये जो है रिलेटेड नहीं होगा। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव का मतलब ये है केमिकल जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, मतलब जिसकी वजह से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का कांसेप्ट बहुत सिंपल है। दो सेल हैं, एक सेल जिसमें ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है और दूसरा जिसमें ऑस्मोटिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, इनएक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिकली एक्टिव है, मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, इसकी वजह से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है। हमें पता है जहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है पानी वहीं जाता है, वाटर जो है वो वहीं पर ही जाता है, तो वाटर जो है वो यहाँ पर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो इसके अंदर वाटर नहीं जाएगा। अब देखो मान लो ये केमिकल जो स्टोर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है स्टोर है तो सेल में ज्यादा होगा, सेल में अगर ज्यादा होगा अगर वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है तो पानी को खींचेगा, पानी को अगर खींचेगा तो सेल के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस सेल में तो हमें केमिकल को स्टोर करना था, बट यहाँ तो पानी इकट्ठा हो गया, वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया सेल के अंदर, तो ये जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो द केमिकल शुड बी ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव होगा तो इसकी वजह से कोई पानी अंदर नहीं आएगा, इसकी वजह से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। अगर वाटर सेल के अंदर नहीं आ रहा है, ज्यादा अमाउंट में वाटर सेल के अंदर नहीं आ रहा है, तो सेल में स्पेस रहेगा किसके लिए, इस केमिकल के स्टोर होने के लिए, इस केमिकल के स्टोर होने के लिए। तो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना चाहिए, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना चाहिए। सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, फोटोसिंथेसिस अगर उसमें हो रहा है तो फिर वो तो लीव में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और वैसे भी हमें पता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, राइट, और ग्लूकोज जो होता है वो केमिकली एक्टिव भी होता है, वो आपका ऑस्मोटिकली भी एक्टिव होता है, तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका बी एंड डी, बोथ बी एंड डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, और ये भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। We can discuss the next question, question number 11. Read the following statement and choose the correct option. Living state is non-equilibrium steady state to be able to perform work. देखो कोई एक रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी और बी से बन रहा है ए, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब अभी इसके अंदर सपोज इसके 0.6 मोल है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.6 है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.4 है। आपने 30 मिनट के बाद देखा अगर ये रिएक्शन किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो 30 मिनट के बाद भी आपको ये 0.6 को 0.4 ही मिलने वाला है। जब इसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, 0। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे वर्क डन कितना होता है, 0। और अगर कहीं पे वर्क हो ही नहीं रहा है, अगर कहीं पे कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो उसे आप लिविंग स्टेट नहीं बोल सकते, वो कैसी होगी, नॉन लिविंग स्टेट। अगर मैं बोलूं कि कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग है, मतलब वहां पे वर्क होना चाहिए, वहां पे वर्क होना चाहिए। और वर्क कब होगा, जब वो
इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में वर्क होता रहता है, वर्क होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती रहती है, और जब एनर्जी रिलीज होती रहती है, हम बोल सकते हैं वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, तो फिर वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म मींस लिविंग स्टेट। अगर कहीं पे भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लिविंग स्टेट। एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग स्टेट दे आर सिनोनिम्स। दे आर सिनोनिम, क्यों? क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसे लिविंग स्टेट मेंटेन रहेगी, राइट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टडी स्टेट का मतलब होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लिविंग सेल में, जो भी कुछ है, जैसे कोई सेल की बात करें, सेल की अगर हम देखें उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज नियर कांस्टेंट होनी चाहिए। ये जो है वो कैसे होनी चाहिए? नियर कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नियर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नियर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। हार्मोन कंसंट्रेशन है वो भी नैनोग्राम्स में होती है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो 4.5 to 5 मिलीमोलरिटी में इतना होना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट है ये नियर कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे स्टडी स्टेट। और लिविंग जो है स्टेट, आपकी स्टडी स्टेट होती है, उसमें चीजें जो है वो नियर कांस्टेंट होती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन जनरली नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट कि लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम, स्टडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क। सेकंड, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, राइट। ओके, वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बीडीएन। विद रिस्पेक्ट टू बीडीएन देखते हैं। बीडीएन आपका इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स होता है, और हेलिक्स जो है वो भी डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होती है, मतलब दो अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों जो है वो कॉइल्ड होते हैं, राइट। देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हेलिक्स स्टार्ट हुई और यहाँ पे हेलिक्स जो है वो एक हेलिक्स खत्म हुई, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी एक हेलिक्स है, एक कंप्लीट हेलिक्स है। इस हेलिक्स में यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वन हेलिक्स की, इसे हम बोलते हैं पेज ऑफ द डीएनए, पेज ऑफ द डीएनए। और द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और आई कैन से 3.4 नैनोमीटर, और आई कैन से 3.4 नैनोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको एक स्ट्रैंड में 10 बेस मिलेंगे, एक स्ट्रैंड में आपको 10 बेस मिलेंगे, और दूसरे स्ट्रैंड में भी आपको कितने मिलेंगे, 10 बेसिस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 बेसिस मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 20 बेसिस। टोटल कितने हो गए? 20 बेसिस, 10 पेयर्स। कितने हो गए? 10 पेयर्स। अब एक चीज और देखो यहाँ पे कि मान लो एक स्ट्रैंड में 10 पेयर्स हैं, टोटल लेंथ कितनी है? 34 है। तो दो आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके बीच में गैप कितना होगा? 10 के बीच में गैप 34, तो एक के बीच में कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में अगर बोलना चाहो तो 0.34 नैनोमीटर बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। देखो इनके बीच में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बिटवीन टू स्ट्रैंड्स यू विल फाइंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं मैंने अभी आपको बताया था, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन गुआनिन के साथ कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हमें पता है। अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में है तो दूसरी स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होगी, और इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? एंटी पैरेलल। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? एंटी पैरेलल। जो आपका प्यूरिन है वो किसके साथ बॉन्ड करता है? पायरिमिडिन के साथ। पायरिमिडिन जो है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? प्यूरिन के साथ, मतलब अपोजिट के साथ। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। आइडेंटिकल नहीं बोलते हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एंटी पैरेलल।
प्यूरीन पायरिमिडिन प्यूरीन के साथ बना रहा है, क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। पिच ऑफ द डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, राइज पर न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल 10 जो आपके बेसिस हैं, एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू हुई और यहां पे एक हेलिक्स खत्म हो गया। 10 स्ट्रैंड, 10 बेसिस कितना एंगल बना रहे हैं, एक हेलिक्स कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। तो हर एक बेस कितने डिग्री पे टर्न करेगा, 36 डिग्री पे। हर एक बेस कितने डिग्री पे टर्न करेगा, 36 डिग्री पे। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। एट ईच स्टेप ऑफ असेंड द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। एट ईच स्टेप मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड 36 डिग्री टर्न करता है, बिल्कुल सही है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम, ये भी बिल्कुल सही है। द राइज पर बेस इज 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, ये गलत है। Then there are 3 hydrogen bond between guanine and cytosine and of the opposite strand होते हैं, दोनों opposite होने चाहिए। गुआनिन एंड साइटोसिन अलग अलग स्ट्रैंड पे, दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट we can discuss the question number 13. Select the incorrect match with respect to category of secondary metabolite and corresponding examples. तो आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। तो वहां से क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली। देखो, एल्कलॉइड, मॉर्फिन एंड कोडीन दे आर एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन दे आर एल्कलॉइड, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है। टॉक्सिन, एब्रिन एंड कॉन्केनाबिलिन, नो। एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन एंड रिसिन दे आर टॉक्सिन, दे आर टॉक्सिन, कॉन्केनाबिलिन नहीं होगा, तो ये गलत है। ड्रग्स में अगर आप देखोगे विनिब्लास्टिन, कुर्कुमिन, विनिब्लास्टिन कैंसर में यूज होती है, कुर्कुमिन जो है वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट ड्रग है, तो ये भी जो है वो आपका करेक्ट है। पिगमेंट में अगर आप देखोगे तो कैरोटीनॉइड, एंथोसाइन, ये जो है आपके पिगमेंट होते हैं, ये भी सही है। आंसर होगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं गम्स, नेचुरल रबर, सेल्यूलोज, ये आपके क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अगर आपसे पूछा जाए टर्पिनॉइड्स में कौन कौन से आते हैं, तो टर्पिनॉइड्स में आ जाते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एसेंशियल ऑयल में कौन सा आ जाते हैं, तो एसेंशियल ऑयल में आ जाता है लेमन ग्रास ऑयल, इसमें आ जाता है लेमन ग्रास ऑयल। तो ये जो है ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, हर एक कैटेगरी वाइज आपको याद रखना है, टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। द नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो शुगर कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं, नॉट ऑल, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं दे आर रिड्यूसिंग। और ये रिड्यूसिंग क्यों होते हैं, दे आर रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप। फ्री कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप की वजह से ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। क्या करते हैं ये, कॉपर +2 को रिड्यूस कर देते हैं कॉपर +1, कॉपर +1 में। और इसी के बेसिस पे दो रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं, एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट और दूसरा होता है फेलिंग टेस्ट, दूसरा होता है फेलिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं उसका प्रिंसिपल यही होता है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इसके अंदर आप फेलिंग टेस्ट की हेल्प से जो डायबिटिक मेलिटस के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक मेलिटस के जो पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में शुगर आप देख सकते हो, इनके यूरिन में शुगर इज प्रेजेंट और नॉट is diagnosed by Fehling's test। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, अगर हम देखें तो ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सब में 388 कीटोन ग्रुप होता है, तो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं।
अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो डाइसैकेराइड्स में माल्टोज, लैक्टोज, दे आर रिड्यूसिंग, बट सुक्रोज, ट्रेहेलोज, both of them they are non reducing, both of them they are non reducing. अगर हम बात करें सेल्यूलोज की, अगर हम बात करें सेल्यूलोज की, दो एंड है, एक आपका राइट एंड है और एक आपका लेफ्ट एंड है। तो राइट एंड जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है, और लेफ्ट एंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। लेफ्ट हैंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज और ट्रेहेलोज, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुक्रोज। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, और ग्लूकोज जो है वो आपका मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड अगर है तो वो भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। मोनोसैकेराइड अगर है तो वो भी रिड्यूसिंग होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, select the correct match on graph evenly. यहाँ पे x एक्सिस पे दिया हुआ है कंपोनेंट और y एक्सिस पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास ऑफ लिविंग टिश्यू। इसकी एक टेबल एनसीईआरटी में गिवन है। टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है कि जो लिविंग टिश्यू है, जो लिविंग टिश्यू है उसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, वाटर 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, आयंस अदर्स 1%। ये कंपोजिशन की टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकते हो आप। प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज यू ऑल नो कि वाटर ऑर्गेनिक नहीं होता है, वाटर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, तो इसलिए प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक में आ गए, राइट। चलो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ए जो है वो तो क्या हो जाएगा वाटर, ए जो है वो तो क्या हो जाएगा वाटर, बी आपके हो जाएंगे प्रोटीन, सी आपके हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, डी आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ई आपका हो जाएगा लिपिड्स और एफ आपका हो जाएगा आयंस, एफ आपका हो जाएगा आयंस। यहाँ पे अगर आप मैच करना चाहो अभी से तो आप कर सकते हो। ए प्रोटीन नहीं है, वाटर है, तो ये गलत है। ई जो है वो आपके लिपिड्स हैं, बी आपका प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो ये भी गलत है। सी जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, आयंस नहीं है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, देख सकते हो। इसी तरह से आपको एक दो चीजें और याद रखनी है। एक और टेबल आपका दिया हुआ है आर्थ्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स है, उनका क्या कंपोजिशन है। तो एलिमेंट्स के कंपोजिशन में आपको याद रखना है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो सिंगल लेटर वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं। जो डबल लेटर वाले हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, ये सब जो डबल लेटर वाले हैं, याद रखने की ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, ह्यूमन बॉडी में कम होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। बी ह्यूमन बॉडी और बी अर्थ क्रस्ट दोनों में ही सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, 65% के आसपास, और अर्थ क्रस्ट में कितनी होती है, 45% के आसपास। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in human, answer is oxygen. Most abundant element in earth crust, answer is again oxygen. Again answer is oxygen. कौन सा है जो कि ह्यूमन में नेग्लिजिबल होता है, आंसर इज सिलिका। कौन सा है जो कि अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल होता है, आंसर इज नाइट्रोजन, आंसर इज नाइट्रोजन। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, सॉरी सेकंड मोस्ट अबंडेंट एटम और एलिमेंट इन ह्यूमन, आंसर इज कार्बन, आंसर इज कार्बन। तो वो जो टेबल है वो भी आपको वहां पे याद रखनी है, क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन एंड ग्लाइकोजन, इन सब की बात की है। और अदर साइड टर्म जो यूज की है, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड एंड कैन नॉट ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल। देखते हैं, देखो होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मतलब जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर्स हैं, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज मतलब जो स्टोर होते हैं। देखो स्टोरेज में हमें पता है प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च, एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू, इन्यूलिन जो होता है वो भी कुछ प्लांट्स में स्टोर होता है। प्लांट्स जैसे डहलिया, आर्टिचोक, उनमें जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है वो आपका क्या होता है, इन्यूलिन होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो कि स्ट्रक्चर में मिलता है, जैसे कि सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल में, सेल वॉल स्ट्रक्चर में मिल रहा है। काइटिन फंगल सेल वॉल में मिलता है, किसमें मिलता है, फंगल सेल वॉल में मिलता है। आपका काइटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, तो वो भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो ब्रांच्ड पॉलीमर है वो कौन कौन से होते हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर में आप क्या आ जाते हैं, स्टार्च, स्टार्च में टू बी मोर स्पेसिफिक अमाइलोपेक्टिन एंड सेकंड इज ग्लाइकोजन। ये दोनों जो है वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड अगर हम देखें तो अनब्रांच्ड में आप क्या आ जाएंगे, काइटिन, सॉरी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज पूछा हुआ है तो फिर यहां पे आ जाएगा सेल्यूलोज, अनब्रांच्ड है, राइट। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड क्या मिलता है, काइटिन, क्या मिलता है, काइटिन। कैन नॉट ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल, देखो आयोडीन टेस्ट, जो आपका सेल्यूलोज है वो बिल्कुल ऐसे लीनियर होता है, सेल्यूलोज जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल लीनियर होता है, इसीलिए ये आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाता और आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है। बट अगर आप बात करोगे स्टार्च की और अमाइलोपेक्टिन की, सॉरी ग्लाइकोजन की, तो इनमें हेलिक्स होते हैं एंड दे कैन ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल, दे कैन ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल। तो स्टार्च जो है वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा, कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर। ग्लाइकोजन भी आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा, कैसा कलर आएगा, रेड कलर। तो ये दोनों जो है वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, दोनों जो है वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हेलिक्स होती हैं उन हेलिक्स में आयोडीन मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, कैन नॉट ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा, इनमें से अगर आप देखोगे सेल्यूलोज, इनमें से क्या होगा, सेल्यूलोज, तो ए का क्या हो गया, फोर्थ, ए का क्या हो गया, फोर्थ। काइटिन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, सॉरी 5 4 एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड क्या हो गया, फोर्थ। इन्यूलिन, इन्यूलिन यहां पर है आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में, तो हो गया 1। ग्लाइकोजन जो है वो आपका किस में आ जाएगा, ब्रांच्ड पॉलीमर में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका थर्ड। तो ए का 5, ए का 5, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बी का 4, बी का 4, ये दोनों में। सी का 1, सी का 1, तो आंसर हो जाएगा ये, और डी का 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप मेरे क्वेश्चन कर सकते हो, काफी सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं ये, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। देखो सबसे पहले ये क्या है, ये आपकी पेंटोज शुगर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, राइबोज शुगर है। और राइबोज शुगर से जुड़ा हुआ है यूरेसिल, यूरेसिल हमें पता है किसमें होता है, आरएनए में होता है, किसमें होता है, आरएनए में होता है। तो अगर आप ये पूरा मॉलिक्यूल अगर देखना चाहोगे तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, क्या बोलेंगे, यूरेसिल से बनता है यूरिडीन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, यूरिडीन है। एक कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल गलत है, कंपोनेंट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए, डीएनए भी नहीं होगा, सिर्फ आरएनए। क्यों? क्योंकि यूरेसिल। देन एक पायरामिडीन, बिल्कुल सही है, ये यूरेसिल जो है वो पायरामिडीन है। तो आगे देखते हैं क्या है, ए पायरामिडीन न्यूक्लियोसाइड दैट कैन बिकम ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए, बिल्कुल सही है। कैन बिकम एनर्जी कैरियर बाय एडिंग 1 फॉस्फेट ग्रुप, हो सकता है एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर जो होता है वो आपका क्या होता है, एटीपी, क्या होता है आपका, एटीपी। तो या फिर हम बोल सकते हैं जीटीपी। तो एनर्जी कैरियर एज तो यहाँ पे ये नहीं होगा। देन
यूरेसिल इज जॉइंट टू राइबोज बाय ईस्टर बॉन्ड, किया ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू बी मोर स्पेसिफिक। तो ये जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत था, आंसर हो जाएगा ओनली बी, आंसर हो जाएगा ओनली बी। क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा हुआ है तो सिर्फ बी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बी। एनी डाउट? Next, we can discuss the question number 18. Read the items listed in the box below, जिसमें दिया हुआ है collagen, rubisco, chitin, inulin, cellulose, glycogen. How many among them are structural homopolymer? Homopolymer मतलब मिलके मोनोमर एक जैसे होने चाहिए, और स्ट्रक्चरल मतलब कि स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम बात करें कोलेजन की, तो कोलेजन प्रोटीन है, प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चर्स में होती है, टिश्यूज के मैट्रिक्स में होती है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। बट ये ऑल द प्रोटीन्स दे आर हेट्रोपॉलीमर, ऑल द प्रोटीन्स दे आर हेट्रोपॉलीमर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रुबिस्को, रुबिस्को अगर हम देखें तो ये भी एक प्रोटीन है, ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, ये तो स्ट्रक्चर में है ही नहीं, ये जो है ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है, और ये भी हेट्रोपॉलीमर है, ये भी हेट्रोपॉलीमर है। देन नेक्स्ट इज काइटिन, काइटिन आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि ये आपको कहां पे मिलता है, सेल वॉल में मिलता है, फंगल सेल वॉल में, ये आपको मिलता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, तो ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और नेक्स्ट ये होमोपॉलीसेकेराइड है, ये होमोपॉलीसेकेराइड है क्योंकि इसमें सारे के सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होते हैं, मोनोमर जो होता है वो क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो एक तो आपका काइटिन हो गया। देन इनुलिन, इनुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, अभी मैंने आपको बताया था ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है, इसमें आपके मिलते हैं बीटा फ्रक्टोज, इसमें आपको मिलता है बीटा फ्रक्टोज, बट स्टोरेज है, स्ट्रक्चरल नहीं है, तो फिर इनुलिन भी नहीं हो सकता, रुबिस्को कोलेजन भी नहीं हो सकता। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल्यूलोज जो है वो होमोपॉलीमर है, ये जो है वो होमोपॉलीमर है और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, तो स्ट्रक्चरल है तो ये भी हो सकता है। देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो आपका होमोपॉलीमर है, सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होते हैं, और साथ में ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोर्ड होता है कहां पर, लिवर में, मसल्स में, कहां पर, लिवर एंड मसल्स में स्टोर होता है, लिवर एंड मसल्स में स्टोर होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया काइटिन एंड सेल्यूलोज 2, आंसर थर्ड ऑप्शन, आंसर थर्ड ऑप्शन। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, सेल्यूलोज में होता है आपका बीटा ग्लूकोज, यहाँ पे होता है आपका अल्फा ग्लूकोज, इनुलिन में आपको मिलता है बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज सॉरी, यहाँ पे आपको मिलता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यहाँ पर आपको मिलता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप इनसे रिलेटेड यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19. Which one out of the A, B, C and D given below correctly represent the structural formula of basic amino acid? Basically, there are 3 types of amino acid. Some are acidic, some are basic, and some of them they are neutral. Acidic में देखो जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है अमाइनो एसिड्स का, वो कैसा होता है, एक होता है COH ग्रुप, एक होता है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, COH जो है एसिडिक ग्रुप है, अमाइनो बेसिक ग्रुप है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है R ग्रुप। R ग्रुप वेरिएबल होता है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स में अलग अलग हो सकता है, और इसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन में मिलते हैं, तो 20 टाइप ऑफ R ग्रुप, 20 टाइप ऑफ R ग्रुप जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड मिलते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अदर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स। एसिडिक में एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा, यहाँ पे 2 COH ग्रुप होंगे और एक NH2 ग्रुप होगा। बेसिक में एक COH ग्रुप होगा और 2
एसिडिक ग्रुप होंगे, 2 NH2 ग्रुप होंगे। न्यूट्रल में एक COH ग्रुप होगा और एक NH2 ग्रुप होगा। अब ये जो मान लो एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप तो चलो सभी में ही है, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप एक COH ग्रुप, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा COH ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, R ग्रुप में। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, R ग्रुप में। अगेन कहाँ पर होगा, R ग्रुप में। तो अगर R ग्रुप में आपको NH2 ग्रुप मिलता है तो वो तो हो जाता है बेसिक अमाइनो एसिड। अगर R में आपको COH ग्रुप मिलता है तो वो हो जाता है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक की अगर हम बात करें तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन और बाकी के जो 15 अमाइनो एसिड बच गए हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, न्यूट्रल। 20 में से 2 हो गए एसिडिक, 3 हो गए बेसिक और बाकी के 15 जो बच गए वो कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, 2 COH ग्रुप है, तो ये जो है वो आपका एसिडिक है, ये आपका एसिडिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक, तो ये जो है ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो अमाइनो एसिड ही नहीं है, ये तो अमाइनो एसिड ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप, 2 अमाइनो ग्रुप, इट मींस इट इज बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड इज डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन सी द नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड है और 3 न्यूक्लियोटाइड नहीं है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बेसिकली आपको सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, देन यू विल फाइंड द ऑड वन आउट। यूरिडाइलिक एसिड, डेफिनेटली यूरिडाइलिक एसिड जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, देखो आरएनए, आरएनए में राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस कौन सा हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है, और यूरेसिल हो सकता है, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे, फॉस्फोरिक एसिड आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। 3 चीजों से मिलता है न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइट्रिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। इसे आप देखो ये इतना इतना क्या है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, राइट। इसमें आपने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है तो इसे मैं बोल सकता हूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसे मैं बोल सकता हूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में AMP। इसे मैं बोल सकता हूं GMP, इसे मैं बोल सकता हूं CMP और इसे हम बोल सकते हैं UMP, इसे हम बोल सकते हैं UMP। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें आप मान लो कि आपका AMP है, AMP में आपने एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट ग्रुप आपने ऐड कर दिया, क्या मिल जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये दोनों जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड है, बट इन्हें हम बोल देते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड, इन्हें हम बोल देते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड। तो देखो AMP के साथ बनेगा ADP एंड ATP हायर न्यूक्लियोटाइड, GDP GTP हायर न्यूक्लियोटाइड, CDP CTP हायर न्यूक्लियोटाइड, UDP UTP हायर न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे तो न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड हायर न्यूक्लियोटाइड आपके बनेंगे किसमें, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में जो DNA होंगे। बट चलो ऑलमोस्ट जो है कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, राइट। वहां पे हम बोल देंगे डीऑक्सीराइबो एडेनाइलिक एसिड,
डीऑक्सीराइबोग्वेनाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोथाइमिडाइलिक एसिड, क्योंकि वहां पे यूरेसिल नहीं होगा, थाइमिन होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो एडेनाइलेट को मैं एडेनाइलिक एसिड भी तो लिख सकता हूं। देखो, अगर आप एसिटिक एसिड को पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है, वो इसमें कन्वर्ट होता है COH प्लस हाइड्रोजन आयन, इसे हम क्या बोल देते हैं, एसिटेट। तो अगर हम एडेनाइलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनाइलेट। अब हमें पता है सेल के अंदर पानी तो होता ही है, तो सेल में एडेनाइलिक एसिड एक्चुअल में एडेनाइलेट के रूप में मिलता है, ये भी आपका ठीक है। GTP ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक हायर न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक हायर न्यूक्लियोटाइड है। एडेनाइलिक एसिड भी एक न्यूक्लियोटाइड है। थाइमिडीन ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। तो यहाँ पे 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ओड 1 यही हो गया आपका लास्ट ऑप्शन। थाइमिडीन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, बाकी के जो 3 है वो न्यूक्लियोटाइड है। यूरिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, एडेनाइलेट को मैं एडेनाइलिक एसिड लिख सकता हूँ तो वो भी न्यूक्लियोटाइड है। GTP एक हायर न्यूक्लियोटाइड है, बट वो भी न्यूक्लियोटाइड है, बट थाइमिडीन इज न्यूक्लियोसाइड। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे 4th ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस the 21st question. The chitinous exoskeleton of arthropod is formed by the polymerization of, बहुत आसान सवाल है, ये किसका बना होता है, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का। And chitin is the polymer of NAG. What is NAG? NAG means N-acetyl glucosamine। कि ग्लूकोज में एमीन है, एमीन में जो N ग्रुप है, जो नाइट्रोजन है, उस पे एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका पॉलीमर β14 लिंकेज से जुड़ के ये क्या बना देता है, ये बनाता है काइटिन। काइटिन जो है वो आपको और कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है फंगल सेल वॉल में, ये आपको मिलता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है वो भी सेल वॉल में मिलता है, बट फंगल सेल वॉल में काइटिन, तो इसे हम बोल देते हैं फंगल सेल्यूलोज। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, रूबिस्को। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, इन एनिमल वर्ल्ड, तो फिर आंसर होगा क्या, सेल्यूलोज, सॉरी आंसर होगा कोलेजन, आंसर होगा कोलेजन प्रोटीन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो। चलो एक बार देखते हैं, दे आर लाइपोग्लाइकेन्स, लिपिड प्लस ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, नो। क्रेटीन तो प्रोटीन है, कॉन्ड्रेटीन भी प्रोटीन है, ये भी नहीं हो सकता। ग्लूकोसामीन, डी ग्लूकोसामीन सिर्फ, नो। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दे आर लिंक्ड टुगेदर। बताया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, 2 चेन होती हैं, एक होती है चेन ए, दूसरी होती है चेन बी। चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन, दूसरी होती है बी चेन, और बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है। तो कितने होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 चेन्स, क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक चेन ए के अंदर ही होता है, ये दोनों को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है, विद इन ए चेन, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। टोटल अमीनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए
तो कितने होते हैं 51 अमाइनो एसिड। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्क्राइब किया था? सेंगर ने किया था। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन आपका सिक्रीट होता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज के कौन से सेल से? बीटा सेल से। कहाँ से? बीटा सेल से। इसकी नेचर क्या होता है? ये एक हार्मोन है। काम क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसे मतलब ग्लूकोज, इमिया मतलब ब्लड, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे याद रख सकते हो। तो दो चेन, दो पॉलीपेप्टाइड, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following statement is wrong? सुक्रोज, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, बिल्कुल सही है। सुक्रोज में दो चीजें होती है, एक होता है आपका अल्फा ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका बीटा फ्रक्टोज। दोनों के बीच में लिंकेज होती है अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये डाइसैकेराइड है। अदर डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? चाहो तो याद रख सकते हो थोड़े से, जैसे कि एक होता है माल्टोज। माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज एंड लिंकेज इज अल्फा 1,4। एक होता है आपका लैक्टोज, क्या होता है? बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज, बीटा 1,4, लिंकेज होती है बीटा 1,4। एक होता है ट्रेहेलोज, क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। बोलोगे सर ये तो माल्टोज ही हो गया, नहीं, लिंकेज अल्फा 1,1 होती है, लिंकेज अल्फा 1,1 होती है। माल्टोज आपका माल्ट शुगर होता है, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर होता है, ट्रेहेलोज आपको आर्थ्रोपोड्स में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके हीमोलिम्फ में मिलता है, उसके हीमोलिम्फ में मिलता है, राइट। सेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड, तो ये भी ठीक है। पॉलीसेकेराइड के अगर आप एग्जांपल देखोगे तो सेल्यूलोज है, स्टार्च है जो आपको याद रखना है उनमें से, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, राइट, एंड देन वी हैव इनुलिन, राइट। और इन सब की थोड़ी थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यूरेसिल इज पायरामिडीन, तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजनस बेसिस में तो दो कैटेगरी, एक प्यूरिन एक पायरामिडीन, राइट। प्यूरिन में आता है एडेनिन गुआनिन, पायरामिडीन में आते हैं साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। ये डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। ये जो है ये भी आपका डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है। ये आपका सिर्फ आरएनए में मिलता है और ये आपका सिर्फ डीएनए में मिलता है, ये भी ठीक है। ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नो, ग्लाइसिन जो है वो आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन इस तरह का होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, इसमें कहीं भी सल्फर नहीं है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आता है सिस्टीन एंड मेथियोनिन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, द R group is hydrogen, right, and the sulfur containing amino acid they are cysteine and methionine। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a typical fat molecule is made up of, now what is this typical fat molecule? अगर फैट की और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इनको हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं आपके कंपाउंड लिपिड्स, और एक होते हैं आपके डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स मोर और लेस आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल लिपिड्स इसको हम फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, फिर आते हैं वैक्स, और फिर आ जाते हैं सुबेरिन एंड क्यूटीन। सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा बता रहा हूं यहाँ पे। जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं इसमें आ जाते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और आपका आ जाएगा लाइकोप्रोटीन। और जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं इसमें आपके आ जाएंगे स्टेरॉइड्स, राइट, एंड अनदर कैटेगरी इज फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, और एक कैटेगरी और आप इसमें ला सकते हो टर्पीन्स,
एक और कैटेगरी आप रख सकते हो टर्पीन्स, राइट। देखो इसमें से जो मोस्ट कॉमन है ना वो ये वाले हैं, न्यूट्रल लिपिड है। न्यूट्रल लिपिड्स में यहाँ पे क्या क्या आता है, एक आता है आपका ग्लिसरॉल, दूसरे आते हैं आपके फैटी एसिड, और तीसरा इनका कॉम्बिनेशन ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स द मोस्ट कॉमन ट्राइग्लिसराइड, देन डाइग्लिसराइड, देन मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल होता है प्लस 3 फैटी एसिड, इसमें होता है 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, और यहाँ पे होता है 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड प्लस 1 फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कितने हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं ट्राई, डाई और मोनो। द टिपिकल फैट मोलिक्यूल इज नथिंग बट द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कोई भी हो सकता है। ग्लिसरॉल होता है आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये होता है आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 OH ग्रुप, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 OH ग्रुप, बाकी तो हाइड्रोजन से वैलेंसी को कंपनसेट करना है। तो ये तो हो गया आपका ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, फैटी एसिड्स होते हैं आपके RCOOH। R कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसपे 1 to 19 कार्बन होते हैं। R में कितने 1 to 19 कार्बन होते हैं और एक COH ग्रुप का। तो फैटी एसिड में कितने कार्बन हो गए 2 to 20। फैटी एसिड में कितने कार्बन हो गए 2 to 20। R ग्रुप में कितने 1 to 19। चलो फैटी एसिड 3 फैटी एसिड, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। अब यहां से आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करके इनके बीच में बॉन्ड बना दो। जैसे आप इसे एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, मैं एक छोटा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा। कुछ इस तरह से, और ये हमें पता है ये कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनता है, लिपिड्स में मैंने आपको बताया था कि ईस्टर बॉन्ड बनता है, राइट। तो ये आपका पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, नहीं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, ये ठीक है, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड नो, 3 ग्लिसरॉल अगेन नो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 25। ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, मतलब जिसमें प्रोटीन नहीं होती है। देखो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम्स में आते हैं आपके राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ rRNA, दे आर मेड अप ऑफ rRNA, राइट। ये प्रोटीन नहीं होते। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ये प्रोटीन है, लाइसोजाइम ये भी प्रोटीन है, लाइगेज ये भी प्रोटीन है। राइबोजाइम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ rRNA, दे आर न्यूक्लिक एसिड, दे आर न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम गिवन है और फिर आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन के ऑप्शन देख के समझ आ रहा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के टाइप में कुछ पूछा गया है। तो देखो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। एंजाइम चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंजाइम चाहे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। रिएक्शन अगर पहले एक्सोथर्मिक थी तो एंजाइम के प्रेजेंस में भी एक्सोथर्मिक रहेगी, पहले अगर एंडोथर्मिक थी तो बाद में भी एंडोथर्मिक रहेगी। अब आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि सबस्ट्रेट के पास में, लेट्स टेक इट कि सबस्ट्रेट के पास 50 यूनिट एनर्जी है, 50 कैलोरी 50 जूल कुछ भी ले लो, 50 यूनिट एनर्जी है।
तो प्रोडक्ट के पास कितनी होगी, 50 हो, लेस देन 50 हो, मोर देन 50। आप आराम से बता सकते हो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है। एनर्जी कम है, लेट्स टेक इट 20 यूनिट, लेट्स टेक इट 20 यूनिट। सबस्ट्रेट के पास 50 थी, प्रोडक्ट के पास सिर्फ 20 है। सबस्ट्रेट से बना प्रोडक्ट, इसके पास में 50 यूनिट थी, यहाँ पर 20 यूनिट है, बाकी की 30 कहाँ गई, रिलीज हो गई। बाकी 30 यूनिट जो है वो एनर्जी रिलीज हुई है। इट मीन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, देखो ग्राफ 1, दूसरा एंड द थर्ड टाइप। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, we have potential energy. The potential energy of substrate is more than that of product. Potential energy of substrate is less than that of product. Potential energy of substrate is equals to the potential energy of product. Substrate के पास में ज्यादा एनर्जी है, आप देख सकते हो सबस्ट्रेट के पास में ज्यादा एनर्जी है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे सबस्ट्रेट के पास में कम है, प्रोडक्ट के पास में ज्यादा है, कहां से आई, एनर्जी ली होगी, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे ना तो एनर्जी कंज्यूम होती है ना ही एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक, देखो इसमें बोल रहे हैं एंडोथर्मिक, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बोल रहे हैं एंडोथर्मिक, ये भी गलत है। अब बाकी दो ऑप्शन को देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए, बाकी के को देखना है, बेसिकली करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ए जो है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम, सॉरी बी जो है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, और ए जो है वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, तो ए और बी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ए तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, राइट। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। मैंने बताया था आपको एंजाइम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सिंपल और होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होते हैं, जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है एपो एंजाइम और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एपो एंजाइम, सॉरी इट कैन बी को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर और मेटल आयन, कुछ भी हो सकता है। देखो होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम सही है। को एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, गलत है। होलो एंजाइम इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये भी गलत है। एपो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये भी गलत है। तो करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, हमें पता है प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, दे आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, they are the polymer of monosaccharide. Nucleic acid, they are the polymer of nucleotides, but lipids do not form the polymer. देखो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक एग्जांपल लेते हैं अमाइनो एसिड से, एग्जांपल लेते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस तरह का होता है, हाइड्रोजन आर ग्रुप, यहाँ पे होता है एक COH ग्रुप और यहाँ पर होता है एक अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड है, एक NH2 ग्रुप, एक R ग्रुप, एक COH ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप। देखो इन दोनों में रिएक्शन होगी, ऐसे ही यहाँ पे भी जो एक अमाइनो एसिड होगा इन दोनों में रिएक्शन होगी। मतलब एक मॉलिक्यूल में
दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए दोनों तरफ, तभी तो वो कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन कर सकता है। भाई ये वाला ग्रुप इससे रिएक्ट करेगा पहले वाले से, आगे वाला आगे वाले से, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये इससे आगे रिएक्ट करेगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है? यहाँ पे एक हेमिएसिटाइल ग्रुप है ये वाला पूरा, और इसके अंदर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप है, तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में आपको पता है 5 एंड पर होता है फॉस्फेट ग्रुप और 3 एंड पर होता है एल्कोहलिक ग्रुप, तो दो अलग अलग एंड है, तो क्या पॉलीमराइजेशन कर लेंगे। लिपिड्स में होते हैं आपके क्या, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड में सिर्फ एक ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए इनमें पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनमें पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। दो अगर होते तो पॉलीमराइजेशन हो सकता था, बट यहाँ पे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 29। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कोई एक ले लो, ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, C6H12O6। स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3, पहले आप 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, लास्ट वाले को CH2OH लिख सकते हो, दिस इज एल्डोज शुगर, तो इसके अंदर आप एल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे OH H OH OH H OH, हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, क्या क्या ग्रुप है, एक तो ये ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्कोहल ग्रुप है, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे अगर आप फ्रक्टोज की बात करोगे तो फॉर्मूला तो सेम ही होता है C6H12O6, बट ये कीटोज में आता है। कैसा फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले को CH2OH रखो, कीटोज है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन आएगा, ये भी CH2OH, यहाँ पे बाकी जो है वो तो आपका सेम ही रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। क्या क्या है, कीटोज, कीटोन, और क्या है आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनको जॉइंटली हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनको जॉइंटली हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉस्फेट तो यहाँ पे नहीं होता, मिथाइल एसएस नहीं होगा, मिथाइल यहाँ भी नहीं होगा, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। देखो आपके एनसीईआरटी में ना एक ही दिया हुआ है, जो प्रोटीन के फंक्शन की टेबल दी हुई है उसमें दिया हुआ है GLUT4, दिस इज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, एंड इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन अगर होगा तो GLUT4 बनेगी, GLUT4 बनेगी तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसी टेबल में अगर आप देखोगे तो कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, उसी में दिया हुआ है इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, उसी में दिया हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, तो ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एक तरह से, और ये डिफेंस प्रोटीन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके डिफेंस प्रोटीन है। उसी में एक और दिया हुआ है कोलेजन, कोलेजन जो है वो आपको जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसके मैट्रिक्स में मिलती है, तो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में आपको मिलती है कोलेजन प्रोटीन, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो होता है आपके कोलेजन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के अलग अलग फंक्शंस वहां पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें से GLUT4 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आई रियली होप कि ये जो लेक्चर है काफी प्रोडक्टिव लेक्चर रहा होगा। मोस्टली चीजें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि आपका एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जो जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पूरा कवर हो जाए। एंड आई रियली होप कि ये जो है आपका कवर हो भी गया होगा और अब आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।